हाँ जी। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, उनके नाम लेंगे हम। अभिनव कुमार, स्नेहा, विशाल, पंकज, अमित राजा, राहुल, सुनील कुमार, राहुल, उसके बाद फैजान है, उसके बाद राहुल है। मैम आपने इतनी वीडियो बायोलॉजी की एक साथ क्यों डाली है बेटा? इतनी नहीं, एक चैप्टर है बॉटनी का, पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, प्रिंस कुमार कह रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा? बड़ी चिंता है बेटा सिलेबस खत्म होने की, है ना। सिद्धार्थ, भूपेंद्र जी कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की धरती से नमस्कार, नमस्कार भाई। और कौन है? विशाल कुमार हैं, ठीक है। ऑल क्लियर। अनुराग यादव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, उपांश आ चुकी है। गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए फिर, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगी, तो आज हम केमिस्ट्री की क्लास का पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में हम आवर्त सारणी चैप्टर कहते हैं, वो स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। पीरियोडिक टेबल को पढ़ाने में मुझे 5 से 6 क्लास लगेंगी, लेकिन मैं ऐसा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगी कि आपको अगर नींद में से भी कोई उठाकर पूछेगा ना, गहरे सपने में होंगे तब भी कोई उठाकर पूछेगा ना कि भैया थैलियम कौन से पीरियड में आता है और कौन से ग्रुप में आता है, तो आप ऐसे खटक से आंसर कर दोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, मुझे कोई बच्चा ज्ञान नहीं देगा कि मैम पीरियोडिक टेबल तो एनसीईआरटी से हट गया है। मैंने आपको पिछले 1 साल से, जब से एनसीईआरटी का मुद्दा चल रहा है, स्पेशल वीडियो बना के बताया है कि पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री या पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं हट सकता। चलिए मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दे दूं आपको कि जो बच्चे कहते हैं कि मैम पीरियोडिक टेबल तो नई वाली एनसीईआरटी से हट गया है, तो क्यों रेलवे के एग्जाम में पूछेगा, क्यों एसएससी के एग्जाम में पूछेगा। चलिए कुछ सबूत आपको दे दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट रहता है हमेशा टीचर को लेकर कि भाई टीचर ने ये कर दिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसी साल अभी लास्ट मंथ में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। चलिए मैं आपको सबूत के साथ दिखा देती हूं, फिर अपने चैप्टर पे आएंगे। ये देखो बच्चों, इसी साल का मैं क्वेश्चंस देख लो, अभी डेट के साथ ही मैं आपको लिख के दिखा दूंगी। ये देखिए पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस आपको दिखाती हूं मैं, है ना। ये रहा, देखो ये रहा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 20/6/2025 यानी कि 20 जून 2025 को एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम हुआ था, उसकी सिर्फ सेकंड में ये रहा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, है ना। देख लो साफ साफ लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। ये जब मैं क्लियर करवा दूंगी तो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अगला देख लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूं आपको पीरियोडिक टेबल से जो पूछा हुआ है, ये रहा, ये भी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूं मैं। ये मैं उन बच्चों को बता रही हूं कि जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम पीरियोडिक टेबल तो एनसीईआरटी से हट गया है, तो आप क्यों पढ़ा रही हैं। चलो ये रहा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, कब पूछा? 21/6/2025 शिफ्ट 1 में पूछा, है ना। और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं पीरियोडिक टेबल के आपको दिखा रही हूं, ताकि ये देखो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। तो आपको बस ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ना है और एक बात हमेशा दिमाग में निकाल लेनी है कि भैया पीरियोडिक टेबल कभी भी केमिस्ट्री से हट नहीं सकता है। केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल से तो बने हुए हैं बेटा, सारे तो पीरियोडिक टेबल से बने हुए हैं। तो आपको इसी पीरियोडिक टेबल को मैं बहुत अच्छे से आज से पढ़ाना शुरू कर रही हूं। एक एक चीज करके सारी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है। मैं पहले की क्लास ओनली 16 मिनट की है, वो पूरी अपलोड नहीं हुई है बेटा। मैं एक बार देख लूंगी, क्लास नंबर लिख दो बेटा, दीपेश भारती। एक बार आप क्लास नंबर टाइप कर दो, कौन सी क्लास में इशू है मैं देख लूंगी। ठीक है। तरुण कुमार कह रहे हैं मैं बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आइए स्टार्ट करें। तो पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले बच्चों पीरियोडिक टेबल होता क्या है मैं आपको दिखाती हूं कि ये पीरियोडिक टेबल हम बोलते किसको है। एक एक चीज आपको सारी पढ़नी है। कहां चला गया यार पीरियोडिक टेबल? डेस्कटॉप पे सेव हो गई होगी। एक मिनट रुकना बच्चों, मैं एक पीडीएफ लगा लूं, क्योंकि दो पीडीएफ एक साथ नहीं खुल सकती थी ना। अरे बाबा, ये तो आज सेव ही नहीं हुई है। चलो रुकिए, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं पीडीएफ लगा लूं व्हाट्सएप से, क्योंकि फोटोज दिखाई बिना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी ना बच्चों। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये रहा पीरियोडिक टेबल का, ये रहा पीरियोडिक टेबल का पीपीटी। चल, अरे यार ये भी गलत पीपीटी लग गई है मेरे से। एक सेकंड, एक मिनट देना बच्चों, मैं एक बार पीपीटी लगा लूं। ये वाली है। चलो, ये आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी, इस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसे कहते हैं हम आवर्त सारणी। जब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि आवर्त सारणी में है क्या, पीरियोडिक टेबल में क्या है, तो ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स हैं बच्चों। एलिमेंट्स जिसको हिंदी में हम तत्व कहते हैं। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का बना हुआ एक टेबल है, जिसमें 1 नंबर से लेकर 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, सब कुछ पढ़ेंगे हम, और 118 नंबर पे यहाँ पर ओजी आता है, ऑर्गेनिजन आता है। इसका मतलब मैम 118 एलिमेंट्स है, 118 तत्व हैं, जिन तत्वों को क्या हम एक टेबल में अरेंज किए हैं, उसी टेबल को आप पीरियोडिक टेबल, उसी को पीटी, उसी को आवर्त सारणी कहते हैं हम। 118 तत्वों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अरेंज किया गया है, और इसी अरेंजमेंट को आपको पढ़ना है कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। और जितना आसान आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इतना आसान पीरियोडिक टेबल बनना नहीं था भैया। इसका कुछ इतिहास है, कैसे बना ये पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे क्यों है, एल्यूमीनियम 13 पे है तो ये 13वें ग्रुप में ही क्यों है, ये सारे आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल। एलिमेंट्स इन ए टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल, कि जो भी तत्व हैं उनको हम एक टेबल में अरेंज करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं। आवर्त सारणी का मतलब क्या हो गया, तो आप क्या बताएंगे, जितने भी तत्व हैं, तत्वों को एक टेबल में व्यवस्थित क्रम में सजाना, टेबल में अरेंज करना, यानी कि व्यवस्थित क्रम में सजाना, सजाना शब्द लिखा हुआ है, व्यवस्थित क्रम में सजाना क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जब आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो बच्चों इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपको दिमाग में याद रखने वाली चीज है कि इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स को जगह मिली है। 118 एलिमेंट्स को जगह मिली हुई है, तो हमें ये 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब मैंने कहा कि इतना आसान नहीं था इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखना, तो कैसे कैसे समय समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग केमिस्ट आए, और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने लॉ दिए, और ये टेबल लास्ट में आपके सामने बन के आया। तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना है, और हिस्ट्री में जब हम चलेंगे तो बच्चों सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाने का एफर्ट किसने लगाया था, फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया था पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो लिखो प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। पहला एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, पहला प्रयास किसने किया था और कब किया था, एग्जाम में पूछता है। तो बच्चों समय था 1817 से लेकर 1829 का, 1817 से लेकर 1829 का समय था, और एक बहुत बड़े केमिस्ट, केमिस्ट का मतलब साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने केमिस्ट्री के ब्रांच में काम किया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम था बच्चों डोबेराइनर। क्या नाम था, डोबेराइनर। डोबेराइनर जी का समय ये था, आपको ईयर याद रखनी क्योंकि ईयर एग्जाम में आते हैं। डोबेराइनर जी ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का क्या किया, फर्स्ट एफर्ट लगाया, प्रथम
प्रयास किया। कब किया? 1817 से लेकर 1829 में। ये जो डॉबेर एनर्जी थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने पहला प्रयास लगाया था क्या बनाने के लिए? पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। अब इन्होंने कहा कि मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा। अब कैसे अरेंज किया? कितना सक्सेस हुए, कितना फेल हुए? बस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आपको दो शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। बच्चों, पहला शब्द होता है एटॉमिक नंबर। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो परमाणु क्रमांक, और दूसरा शब्द आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास। जब तक आपको इन दो शब्दों का मीनिंग नहीं पता होगा, आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हिंदी में आप परमाणु भार कह सकते हो या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों को हम एक बराबर नाम देते हैं। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? जब भी आप किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, आप इतना बात जानते हैं हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो तत्व होता है उसके बीचों बीच उसका क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को बोलते हैं हिंदी में नाभिक। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट होता है, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? उस एटम के बीचों बीच, उस परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और ये जो बाहर क्या होते हैं? ऐसे गोल गोल सर्कुलर पाथ होते हैं, जो ये गोल गोल आपके पाथ होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट। इनको हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उस तत्व के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो कहां रहते हैं? पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, वो उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। और बाहर जो ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में रहता है कौन सा? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। ये हम बेसिक बचपन से छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो गोल गोल पथ होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये आपको समझने वाली बात है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? कोई भी एटम है, उस एटम में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को हम उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि मैम, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही उसका एटॉमिक नंबर है। और अगर उस एटम के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, सिंपल आपको कोई एटम का नाम दिया गया है या उसका सिंबल दिया गया है, तो एटॉमिक नंबर इज आल्सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि मैम, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट दिया है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है उदासीन, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगा है, तो बच्चों उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर आपको लिखना है। जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है या न्यूट्रल आपका एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझे? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उसको बता रही हूं कि मैम, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। और अगर उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसका एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। ठीक है, अगला एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो जोड़ने पे जो नंबर आता है, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी मैम। क्योंकि मैं आगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बार-बार नहीं बताऊंगी क्या होता है। जब तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास समझ में आ गया। जब मैं एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास बोलूंगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ बोल रही है मैम। जब एटॉमिक नंबर बोल रही हूं तो आपको क्या समझना है? ओनली मैम प्रोटॉन की बात कर रही है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव लगा है तो बच्चा जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाता है, वो आपको आगे बताएंगे। जो आपका इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर नहीं होता है, वो निकालना सिखाऊंगी आपको आगे। इतनी बात समझ में आ गई, मैं अब इस चीज को हटा रही हूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बात तो आपने स्कूल में पढ़ते आए, सारे लोग 10वीं पास तो हैं। ठीक है, 8वीं 9वीं क्लास में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम समझ लेते हैं। अब आओ, मैंने कहा पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो फर्स्ट एफर्ट लगाया था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट ने लगाया था, उनका नाम था डोबेर एनर्जी। डोबेर एनर्जी ने कहा कि मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। मैं वो कहानी की तरह बता रही हूं आपको। ठीक है, मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा, और मैं ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा कि मेरे पीरियोडिक टेबल में मैंने एक सिद्धांत दिया आपको। अब कौन सा सिद्धांत दिया है? उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। अब कैसे एलिमेंट रखा? कोई तो सिद्धांत होगा, कोई तो प्रिंसिपल होगा, कोई तो लॉ दिया होगा। तो डोबेर एनर्जी ने जो लॉ दिया था, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड्स। बच्चों, एक होता है डबल, डबल का मतलब क्या होता है? भाई, डबल का मतलब होता है दो, और ट्राइड का मतलब होता है तीन। तो डोबेर एनर्जी ने दिया था त्रिक सिद्धांत। तो एग्जाम का पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि लॉ ऑफ ट्राइड या त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेर एनर्जी ने। अब ट्राइड का मतलब है तीन। इसका मतलब मैम, इन्होंने तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा होगा। जैसे दो का जोड़ा होता है ना बच्चा, वैसे तीन का ट्राइड होता है। तो इन्होंने तीन तीन तत्वों को एक साथ रख रख के और क्या बनाया था? एक टेबल बनाया था। उसी टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। इनकी नजर में पीरियोडिक टेबल थी, हालांकि वो फेल हो गए थे। ट्राइड का मतलब तीन होता है। अब कैसे रखा? क्या सिद्धांत दिया? लॉ ऑफ ट्राइड क्या कहता है? त्रिक सिद्धांत क्या कहता है? तो डोबेर एनर्जी के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ ट्राइड कहता है कि मैंने तीन तीन एलिमेंट का एक ट्राइड बनाया, और उस ट्राइड में मान लो फॉर एग्जांपल एक ए नाम का एलिमेंट है, एक बी नाम का है, और एक सी नाम का एलिमेंट है। और इन तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, मान लो ए का एम है एटॉमिक मास, बी का बीएम है, और सी का सीएम है, ये एटॉमिक मास है। तो इन्होंने कहा कि मैं तीन तीन एलिमेंट का ट्राइड बना रहा हूं, और जब ट्राइड बना रहा हूं तो मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को, इस तरीके से तत्वों को अरेंज कर रहा हूं कि जब आप बीच वाले का एटॉमिक मास निकालोगे तो बाकी दो का एवरेज कर दो, बाकी दो का औसत निकाल दो, तो बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। कैसे? जब इन तीनों एलिमेंट का ए नाम का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास एम हो गया, बी वाले का बीएम हो गया, सी वाले का सीएम हो गया फॉर एग्जांपल। तो बीच में कौन सा है? बी। तो बी वाले का एटॉमिक मास निकालोगे तो ए वाले का, यानी कि पहला और जो तीसरा है, उन दोनों को जोड़ दो और दो से भाग दे दो, एवरेज ऐसे निकलते हो ना, औसत ऐसे निकलते हो ना, तो यहां से बीच वाले का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार निकल के आ जाएगा। ये बात किसने कही? डोबेराइनर ने। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। अब इन्होंने अपने ट्राइड बनाए। क्या सिद्धांत? आपसे पूछे एग्जाम में लॉ ऑफ ट्राइड किसने दिया था? त्रिक सिद्धांत क्या कहता है? त्रिक सिद्धांत कहता है कि तीन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो कि बीच वाले एलिमेंट का जब एटॉमिक मास यानी परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान निकाले तो पहले और तीसरे का जोड़ के दो से भाग दे दो, यानी एवरेज कर दो, उसका निकल के आ जाएगा। लोग खुश हो गए कि अरे वाह, बहुत सही है यार, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएंगे और एक टेबल बना देंगे, उसी टेबल को पीरियोडिक टेबल कह देंगे। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, पहला ट्राइड बनाया, बस यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। जो फर्स्ट ट्राइड बनाया था, किसने बनाया था बच्चों? पहला त्रिक, यानी कि तीन तीन का जो यहाँ पर एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया था डोबेर एनर्जी ने, वो किस किस का बनाया था? तो इन्होंने बनाया था बच्चों लिथियम, Li सिंबल होता है लिथियम का। मैं नीचे लिख देती हूँ एलिमेंट्स का नाम और ऊपर सिंबल लिख रही हूँ। दूसरा रखा था यहाँ पे एलिमेंट Na सिंबल होता है सोडियम का। क्यों होता है? क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में नाट्रियम कहा जाता है। और तीसरा लिया था यहाँ पर K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहा जाता है। बच्चों, ये जो सिंबल होते हैं ना, ये जो प्रतीक होते हैं ना, ये हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। तो लैटिन भाषा में सोडियम को नाट्रियम कहते हैं, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, तो सोडियम का Na बन गया और पोटेशियम का K बन गया। तो
पहला ट्राइड किसका लिया? लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का लिया। लिया। अब इन्होंने कहा मेरा नियम लगाओ। इनका नियम क्या था कि बीच वाले का एटॉमिक मास जब निकालोगे, यहां से सोडियम का एटॉमिक मास निकालोगे तो क्या करोगे? पहला और तीसरे के एटॉमिक मास को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। तो इन्होंने कहा यहां से सोडियम का एटॉमिक मास निकालोगे तो लिथियम पहला एलिमेंट हो गया और पोटेशियम तीसरा हो गया, और इसको जोड़ दो, 2 से गुणा दे दो, यहां पर क्या 2 से भाग दे दो, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? सोडियम का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को एटॉमिक मास कितने तक याद है, लेकिन आपको 20-25 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होने चाहिए। अब बच्चों कैसे? देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपको याद रखना है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दोगे तो सोडियम का 23 निकल के आ जाएगा, और ये पहला सक्सेसफुल ट्राइड था। एग्जामिनर पूछता है डॉबी जी ने जो पहला सिद्धांत लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, उसमें पहला ट्राइड कौन कौन से एलिमेंट का बनाया था, कौन कौन से तत्वों का बनाया था? तो आप क्या बताओगे? वो लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का बनाया था। और देखो इन्होंने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली। क्या बोली कि यहां से सोडियम का जब एटॉमिक मास निकालोगे तो लिथियम और पोटेशियम का जोड़ के 2 से भाग दे दो। लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, दोनों को जोड़ोगे भाग दोगे तो 23, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। और याद रखना ये सक्सेसफुल ट्राइड था, 100% सक्सेसफुल था ये ट्राइड। ये वाला ट्राइड तो भैया अच्छा हो गया, लोगों को लगा अरे वाह यार बहुत अच्छा नियम दिया है, मतलब अब तो पीरियोडिक टेबल बन ही जाएगा, तो आवर्त सारणी बन ही जाएगा। ठीक है, गौतम कुमार कह रहे मैं बायो में ह्यूमन आई नहीं हुआ, मुझे पता है बेटा, करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। चलिए ये पहला ट्राइड। अब मैं आपको दिखाती हूं कि इसके बाद इन्होंने कौन कौन से ट्राइड बनाए और कौन कौन से ट्राइड इनके सक्सेस हुए और कौन कौन से ट्राइड इनके फेल हो गए। ये है बच्चों ट्राइड किसके द्वारा बनाए गए? डॉबेराइनर जी के द्वारा बनाए गए। ये 3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे बच्चा, कोई इलाज नहीं है। चौथा आप नहीं भी याद करो तो भी चलेगा। इन्होंने टोटल कितने ट्राइड बनाए थे? 4 ट्राइड बनाए थे बच्चों। अब ट्राइड का मतलब क्या होता है? 3-3 एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, पहला ट्राइड देखो जो आपको मैंने पढ़ाया भाई, पहला कौन कौन से तत्वों का है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो सोडियम बीच में है, बीच वाले का एटॉमिक मास निकालोगे तो इसका और इसका जोड़ के 2 से भाग दोगे तो निकल के आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ये सक्सेसफुल ट्राइड है, ये 100% सक्सेसफुल हो गया था, तो लोगों को लगा थोड़ा सा कि हां भाई ठीक है पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। अब दूसरा ट्राइड देखो कौन कौन से एलिमेंट्स का बनाया। दूसरा बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। ध्यान से समझना, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये ट्राइड है कौन सा? 2 नंबर वाला ट्राइड। इसमें आप लॉ ट्राइड लगाओ, त्रिक सिद्धांत लगाओ। त्रिक सिद्धांत लगाओगे तो क्या करोगे? यहां से स्ट्रोंसियम का एटॉमिक मास निकालोगे तो कैल्शियम और बेरियम का जोड़ के 2 से भाग दे दोगे। अब सुनो जरा, कैल्शियम का होता है 40 और बेरियम का होता है 137, तो 40 प्लस 137 को प्लस करो और 2 से भाग दोगे तो यहां से निकल के आया 88.5। जबकि बच्चों स्ट्रोंसियम का एटॉमिक मास होता है 88। कितना होता है? 88 होता है, 88 होता है, लेकिन इनके सिद्धांत के हिसाब से स्ट्रोंसियम का निकला 88.5 सेकंड ट्राइड में। फिर भी ठीक है, केमिस्ट्री में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं एटॉमिक मास को यूज करके तो हम पॉइंट वाला हटा ही देते हैं, 88 ही लेते हैं। तो मान लिया लोगों ने कि ठीक है भाई दूसरा भी मान लेते हैं, 99% सक्सेस हो गया आपका ट्राइड। 100% सक्सेस तो नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस आ रहा था। 100% तो सक्सेसफुल आप इसको नहीं बोलोगे, है ना, लेकिन ठीक है केमिस्ट्री में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू रखते ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स में तो ठीक है मान लिया। ये दोनों सक्सेसफुल ट्राइड होते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहला ट्राइड कौन कौन सा था? ये वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कौन सा था? कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम का था। अब तीसरा ट्राइड देखो उन्होंने हैलोजन एलिमेंट्स का बनाया। अब ये हैलोजन एलिमेंट्स क्या होते हैं आगे आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा छोड़िए। ठीक है, तो सुनिए, तीसरा एलिमेंट बनाया इन्होंने, तीसरा ट्राइड बनाया कौन कौन से एलिमेंट का? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और वही अपना ट्रिक सिद्धांत लगाया तो बच्चों क्लोरीन का 35.5 होता है, आयोडीन का 127 होता है, दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया तो यहां से 81.25 वैल्यू आई। जबकि बच्चों ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है, जो परमाणु भार होता है, वो 80 होता है। तो बच्चों इनके हिसाब से, ट्रिक सिद्धांत के हिसाब से कितना आया? 81.25 आया, यानी कि 1.25 एएमयू ज्यादा आया। और होना कितना चाहिए था? 80। इसका मतलब मैम ये तीसरा इनका ट्रायल था वो क्या हो गया? वो फेल हो गया। बस ये यहां पे फेल होना शुरू हो गया बच्चों, और इनका पीरियोडिक टेबल बनाने का सपना जो है वो सपने में ही रह गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या यहां तक किसी को डाउट है किसी भी चीज में? एक और भी बनाया था, अगला देख लो, एक और बनाया था। कौन कौन सा था? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ये सारी मैं आपके फोटो अपलोड करवा दूंगी बैच में, डोंट वरी। ठीक है, कौन सा? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तीनों का ट्रायल बनाया। ये चौथा ट्रायल था। हालांकि एग्जाम में बातें आपको 3 याद करने हैं, चौथा नहीं याद करना है बेटा, ये वाला नहीं याद करना, एग्जाम में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये वाला भी क्या था? फेल ट्रायल था। ये तो कंप्लीटली फेल था बच्चों। तो आपको यहां पर क्या क्या याद करना है चीजें वो समझो। आपको मैं बड़ा ध्यान से लिखवा देती हूं। क्या एग्जामिनर पूछता है डॉबेराइनर ने कौन से ईयर में सिद्धांत दिया था? ये वाला ईयर। सिद्धांत का नाम क्या था? ये। और ट्रायल का मतलब 3 एलिमेंट। और इन्होंने क्या कहा था? ये कहा था। पहला 100% सक्सेसफुल ट्रायल कौन कौन सा था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है बच्चों। और दूसरा कौन सा था? तो आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। दूसरा था बच्चों कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। इन दोनों को हम सक्सेसफुल ट्रायल मानते हैं, याद रखना, इसको भी सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि 0.5 तो हटा देते हैं, इतना तो चलो चलता है। ठीक है, तीसरा जहां पे फेल हुए थे वो हैलोजन ग्रुप में हुए थे, हैलोजन ट्रायल में हुए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वाला फेल हो गया। तो एग्जामिनर पूछेगा आपको 3-3 का ट्रायल बना के ट्रिक सिद्धांत पे पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट लिए गए थे, किसको किसके साथ रखा गया था। जैसे देखो लिथियम, सोडियम को पोटेशियम के साथ रखा गया, कैल्शियम, बेरियम को स्ट्रोंसियम के साथ रखा गया, क्लोरीन, आयोडीन को ब्रोमीन के साथ रखा गया। सक्सेसफुल कौन कौन से थे? ये दोनों। और फेल हुआ वो कौन सा था? ये वाला। तो यहीं से इनका पीरियोडिक टेबल बनाने का सपना खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद कौन आए? समय कब आ गया था? इन्होंने भैया बहुत अच्छी कोशिश की, इसलिए इतिहास में याद रखते हैं इनका नाम। ठीक है, इसके बाद आ गया था 1865 का समय। 1865 में एक और महान वैज्ञानिक, केमिस्ट, कौन? आपके न्यूलैंड जी आए। कौन आए बच्चों? न्यूलैंड आए। न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक है ये। ठीक है, न्यूलैंड जी 1865 में आए थे और कहा मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा लोगों को कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनते हैं। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट साइंटिस्ट थे, आप बोल सकते हो इनको। जैसे वो पहले कौन से थे? जर्मन। ये कौन से थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1865 में कहा मैं पीरियोडिक टेबल आपको बना के दिखाऊंगा। अब पहले समझना कि इन्होंने कैसे कहा। अच्छा, इनके दिमाग में कैसे आया पीरियोडिक टेबल बनाने का? ध्वनि के सुर होते हैं कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप सब जानते हैं ध्वनि के सुर होते हैं। तो एक बार ये ध्वनि के सुर सुन रहे थे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। वापस सा रिपीट हो रहा था 8वें नंबर पे। तो इन्होंने ध्वनि के सुर सुनते सुनते इनके दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना मैं ऐसे एलिमेंट को अरेंज करूं कि जो पहला एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो केमिकल बिहेवियर है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका जो रासायनिक व्यवहार है, वो वापस आके रिपीट हुए 8वें पे। तो मैं पहले के नीचे 8वां लिख दूं, फिर 8 से फिर आपके 8 काउंट करके 8 के नीचे रख दूं, तो ऐसे कर करके तुम्हारी पीरियोडिक टेबल बन सकता है मेरा। तो इन्होंने क्या किया, पहले आप समझने की कोशिश करना बच्चा। ये देखो, इस फोटो को देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये सा वापस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सा वापस 8 में
पे रिपीट हो रहा है, तो इन्होंने कहा मैं एक सिद्धांत दूंगा जिस सिद्धांत को बोलेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है अष्टक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा पहले सुन लो, फिर हम आपको लिखवाएंगे कि मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को, तत्वों को अरेंज करूंगा कि जो पहला एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, उसका जो रासायनिक व्यवहार होगा, उसके जो रासायनिक गुण होंगे, वो रासायनिक गुण उसके नीचे वाला एलिमेंट जो इससे बाद रिपीट होगा 8वें पे, इनकी सेम होंगी प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा हाइड्रोजन का जो नेचर है, जो उसका केमिकल नेचर है, जो उसका रासायनिक व्यवहार है, वो फ्लोरीन से मैच करेगा, फ्लोरीन का क्लोरीन से करेगा, तो ऐसे में एक टेबल बना दूंगा और इसी टेबल को क्या कह दूंगा, पीरियोडिक टेबल कह दूंगा। अब इससे 8 काउंट करोगे, लिथियम से 8 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां आ गया सोडियम। तो इन्होंने कहा लिथियम के जो रासायनिक गुण होंगे, जो केमिकल बिहेवियर होगा, वही सोडियम का होगा। फिर सोडियम से 8 काउंट करो पोटेशियम, यानी कि इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होंगी। तो अगर मैं एक की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लूंगी तो बाकी के इसके नीचे वाले होंगे उनकी सेम होंगी, तो आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। और पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ही था पढ़ाई को आसान करना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करना आसान करना। तो ये तो आसान हो जाएगा बच्चों के लिए कि भैया लिथियम का पढ़ लो, सोडियम पोटेशियम की एक जैसी है, हाइड्रोजन का पढ़ लो, फ्लोरीन क्लोरीन की एक जैसी प्रॉपर्टी है। तो इनका मोटिव, इनका उद्देश्य तो पूरा हो रहा था, लेकिन ये भी फेल हो गए। क्यों हो गया, बात करेंगे। तो पहले लिख लें कि न्यूलैंड जी कौन से ईयर में आए थे, 1865 में, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम लिखो, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, जैसे हेप्ट का मतलब 7 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, तो लिख दो इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत दिया था बच्चों। अब एक बात जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है यहां से न्यूलैंड वाले से, क्या आती है, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी थी ना, तो उस समय टोटल कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे बच्चों, उस समय एग्जाम में आता है टोटल नॉन एलिमेंट्स, कुल ज्ञात तत्व उस समय 56 थे बच्चों। इसका मतलब मैम इनको 56 एलिमेंट्स को अरेंज करना था अपने सिद्धांत के हिसाब से। जी हाँ मैम, जी हाँ मैम। तो लिखिए इनके समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे, एग्जाम में आता है बेटा, इसको स्टार कर लेना। जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी थी तो तब तक कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, 56 एलिमेंट्स की। अरे आज 118 है ना, आज तो 2025 में है, ये 1865 की बात हो रही है भाई साहब, है ना। तो कुल टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे, 56। एग्जाम में आता है 56 में से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, प्रथम तत्व कौन सा था, जो आज है वही है बच्चों। और एक नंबर पे कौन सा तत्व आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कोई खिसका थोड़ी सकता है एक नंबर से, हाइड्रोजन वाज द फर्स्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, मैं सारे सिंबल लिखूंगा तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट कौन सा था, अंतिम तत्व कौन सा था, जब इन्होंने बनाना शुरू किया था उस समय की बात है बच्चों, ठीक है। अंतिम तत्व या आखिरी तत्व थोरियम था। अंतिम तत्व कौन सा था बच्चों, थोरियम था। थोरियम लिख दीजिए, हिंदी में सेम नाम है, सिंबल TH होगा, थोरियम। तो टोटल नॉन एलिमेंट्स 56, यानी 56 एलिमेंट्स को इनको अरेंज करके टेबल बनाना था, ठीक है। पहला कौन सा था, हाइड्रोजन, एंड लास्ट कौन सा था, थोरियम। ओके मैम, समझ गए। अब आओ जरा, इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, ये थे, फोटो दिख रही है आपको, ये थे ऑक्टेव जी, इनको बोलते हैं हम ऑक्टेव सिद्धांत, और ये थे न्यूलैंड जी। न्यूलैंड जी ने इस तरीके से सिद्धांत दिया। पहली बात सुनो, जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तो एग्जाम में आता है कि जो ऑक्टेव लॉ में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, तो किस बेसिस पे अरेंज किया, तो देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी कि न्यूलैंड जी ने जब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी तो उस कोशिश में एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया था, एटॉमिक मास को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था। देखो 1 7 9 11 12 14 16, ये इंक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज थोड़ी हो रहा है कहीं पर। तो आप क्या लिखोगे, परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। जब इन्होंने सारे गामा पाधा निसा ऐसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था बेटा, ठीक है। तो कैसे, देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नंबर पे हाइड्रोजन को रखा, ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक ही होता है, मैं वैसे बता रही हूं आपको, एक नंबर, ये मत समझना एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास है। उसके बाद लिथियम को लिखा। अब आप देखो, लिखो ऊपर सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस आ गया सा यहाँ पे, हाँ जी मैम। तो जैसे ध्वनि में 7 सुर होते हैं और जो 7वें के बाद जो आपका वापस आता है सा, तो बच्चा वैसे ही इन्होंने ठीक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की और कहा कि हाइड्रोजन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो वापस रिपीट होगा, इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट होगा, उसके साथ उसकी केमिकल बिहेवियर एक जैसा दिखेगा, इसीलिए हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन रखा ऐसे। मैम ऑक्टेव नियम, ऑक्टेव लो क्यों कहते हैं, 8वें पे रिपीट होती है ना वापस, यहां से काउंट करो ना तो 8 आएगा वापस, इसलिए अष्टक नियम बोलते हैं इसको। लिथियम से 8 काउंट करोगे तो लिथियम से 8 यहां आएगा, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये देखो बच्चों इस तरीके से रखा कि इसमें आप एक की प्रॉपर्टी पढ़ लो, बाकी सबकी एक जैसी होंगी, ठीक है। ऐसे ही इसकी पढ़ लो आप तो इन बाकी की एक जैसी होंगी, ऐसे बच्चों। तो इन्होंने ऑक्टेव लो दिया था और कहा मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं, उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहा हूं, तो जो पहले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो पहले तत्व की रासायनिक व्यवहार है, रासायनिक गुण है, वो वापस रिपीट होकर कौन से एलिमेंट से मैच करती है, 8वें से। बस यही याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, वो किससे मैच करती है, उससे आप काउंट करोगे तो वापस 8वें पे रिपीट होंगी। अब यहां से 8 काउंट करोगे तो इस पे होंगी वापस, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं, अष्टक सिद्धांत कहते हैं बच्चों। बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है, क्या कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रथम तत्व का रासायनिक व्यवहार होता है, वो कौन से एलिमेंट के साथ मैच करता है, तो फर्स्ट एलिमेंट से 8 काउंट करोगे तो वो उसके 8 एलिमेंट से, 8वें एलिमेंट से मैच करेंगी, यानी एक जैसे, लगभग एक जैसे रासायनिक गुण होंगे, 8वें तत्व के साथ मैच करेंगी। और यही कोशिश करी इन्होंने, इसी को बोलते हैं ऑक्टेव लॉ, इसी को बोलते हैं अष्टक सिद्धांत। बस इसी को क्या कहते हैं, हम अष्टक सिद्धांत कहते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी तो टोटल नॉन एलिमेंट्स 56 थे, लेकिन ये फेल हो गए। इनका ये नियम, इनका ये ऑक्टेव लॉ, इनका अष्टक सिद्धांत फेल हो गया। किसके बाद, सिर्फ ये कैल्शियम तक लागू था। लिख लो कि इनका सिद्धांत ऑक्टेव लॉ कहां पे आके फेल हो गया, मैं स्टार करके लिख रही हूं, ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू था, कैल्शियम के बाद ये फेल हो गया। कैल्शियम के बाद क्या हो गया बेटा, इनका ऑक्टेव लॉ फेल हो गया, समझ रहे हो आप, यानी कि इनका पीरियोडिक टेबल बनाने का सपना कैल्शियम के बाद खत्म हो गया। मैं दिखा सकती हूं आपको, आप देखिए ये रहा, टोटल कितने एलिमेंट्स थे उस समय, 56। बस इनका यहीं तक वैलिड था बच्चों, बस ये इतने तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ये फेल हो गए, नहीं बन पाई पीरियोडिक टेबल, खत्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड जी के समय टोटल कितने एलिमेंट्स थे और कौन से पे क्या हो गया, कौन से एलिमेंट पे खत्म हो गया। इनको बनाना था ऐसा टेबल थोरियम तक, तो फिर सक्सेस हो जाते, लेकिन कैल्शियम तक लागू था। अब आपको मैम क्यों, तो देखो क्रोमियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और बोरोन से मैच नहीं करती हैं भाई साहब। बोरोन एक मेटलोइड होता है, एक उपधातु होती है, एल्यूमिनियम एक धातु होती है, क्रोमियम एक धातु होती है, तो कैसे आप धातु और उपधातु को एक साथ रख दोगे भैया, हाँ कैसे
हो गया इनका यहाँ पर ये सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे। अब आया तीसरा एफर्ट। इसके बाद समय आ गया था 1869 का, जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में पूछा था कि भैया मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कौन से ईयर में बनाना शुरू कर दिया था? 1869 में। यही आपको आंसर करना था। आइए जरा, अब तीसरा एफर्ट या आप लिख दो। इसके बाद समय आया 1869 का, और 1869 में आते हैं दिमृति मेंडलीव जी। कौन आते हैं? मेंडलीव जी आते हैं बच्चों। मेंडलीव हिंदी में सेम नाम है, लिख दीजिए। 1869 में आते हैं मेंडलीव जी। और आपको मजे की बात बता दूं, मेंडलीव जी को कहते हैं हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों कहते हैं? इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बनाना कब शुरू किया था? लोगों को बताना शुरू कर दिया था 1869 में, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर एक अखबार था जर्मन जनरल करके, अखबार या मैगजीन जो भी है, उसके अंदर पहली बार इनकी पीरियोडिक टेबल 1872 में 1872 में पब्लिश हुई। कौन से अखबार में लिखना है तो लिख लेना, जर्मन जनरल करके क्या था, एक अखबार या मैगजीन थी, इसमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पब्लिश करी। तब जाके लोगों ने माना यस ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? अब सुनो, ये कहां के रहने वाले थे? ये एक रशियन केमिस्ट थे, रसिया के रहने वाले थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मेंडलीव जी को कहते हैं हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आवर्त सारणी के जनक हैं बच्चों, फादर ऑफ पीटी हैं। आवर्त सारणी को जनक माना जाता है इनको। मैम क्यों माना जाता है? क्योंकि ये वही महान साइंटिस्ट हैं, वही महान केमिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड बनाए थे, आवर्त और समूह बनाए थे। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में इस तरीके की लाइन और इस तरीके की लाइन दोनों बताई थी। ये जो लाइन थी, इस लाइन को उन्होंने बोला था ग्रुप, ग्रुप, और हिंदी में कहते हैं इसको समूह है। और ये जो लाइन थी ना, इसको कहते हैं पीरियड, आवर्त कहते हैं। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हैं दमयंती मेंडलीव जी ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड बनाया था? जी हाँ, जी हाँ, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर एग्जाम में आ जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है तो मेंडलीव करके आना। बाद में इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, इनकी पीरियोडिक टेबल में कमियां थी। पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाया लेकिन कमियां थी, उन कमियों को इन्हीं के स्टूडेंट ने, हेनरी मोजले ने दूर करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया था, जो आज हम पढ़ते हैं उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। लेकिन जिसने बनाया है उसको तो हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा। हाँ, इनके ही स्टूडेंट थे हेनरी मोजले, जिन्होंने इनकी भी पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी, जो डीमेरिट थे, जो अवगुण थे, उनके ऊपर काम किया और उनको हटा दिया और एक नया टेबल बना दिया। उसको आप आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उनको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो आज हम पढ़ते हैं बच्चों। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कौन से महान साइंटिस्ट ने, कौन से महान केमिस्ट ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड बनाए थे, वो थे आपके, आप बताओगे बच्चों, मेंडलीव जी। अब मैम कैसे एलिमेंट्स रखे, कैसे बनाया? चलिए सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूं। आपके ये थे कुछ दिखने में, ऐसे थे मेंडलीव जी। थे, अब थोड़ी ना थे, ऐसे थे बच्चों। ठीक है, और इन्होंने जो टेबल बनाया वो ये है बच्चों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। लिखा हुआ है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये रहा, ये वाला है। अब इसी में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले कि मैम इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया था तो उस समय टोटल नोन एलिमेंट्स कितने थे, कुल ज्ञात तत्व कितने थे? तो लिख दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टोटल नोन एलिमेंट्स, कुल ज्ञात तत्व कितने थे जब मेंडलीव ने बनाना शुरू किया? 63। कितने थे बच्चों? कुल ज्ञात तत्व 63 थे बच्चों। 63 एलिमेंट्स थे इस समय। 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसका मतलब मैम इनको 63 एलिमेंट्स को अरेंज करना था। जी हाँ भैया। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इनके 63 एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, प्रथम तत्व कौन सा था? तो लिखो जरा, प्रथम तत्व वही है जो आज है, कौन है? आवारा तत्व है। और कौन सा है आवारा? हाइड्रोजन। अरे मैम हाइड्रोजन को आवारा क्यों बोल रही हूं, आगे बताएंगे आपको। जैसे आवारा लड़के नहीं घूमते, ऐसे ठीक हाइड्रोजन भी अपना घूमता रहता है। हाइड्रोजन का आज भी पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स प्लेस नहीं है, वो तो रख रखा है अपने एक नंबर। कभी कभी शत्रुवे ग्रुप की तरह अपना व्यवहार दर्शाना शुरू कर देता है हाइड्रोजन। ठीक है, लास्ट एलिमेंट वाज, लास्ट का मतलब आखिरी तत्व कौन सा था? यूरेनियम। अंतिम तत्व कौन सा था? यूरेनियम। यानी कि मैम जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी तो उसमें कोशिश क्या, पीरियोडिक टेबल के जनक है भैया ये, तो पहला हाइड्रोजन था, लास्ट यूरेनियम। चलिए आपको दिखाते हैं कहां था हाइड्रोजन इनके टेबल में, कहां था यूरेनियम। आप खुद देख सकते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, रुकिए लाल कलर के पेन से दिखाती हूं। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा यूरेनियम, ये रहा यूरेनियम। ठीक है, हाँ जी मैम। चलिए फिर आप समझते हैं कि कैसे कैसे बनाया। अच्छा पहले मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स को अरेंज करना था इन्हें, इनको कितने एलिमेंट्स में अरेंज करना था? कितने एलिमेंट्स थे? 63। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला इन्होंने क्या किया, पहली बात सुनो, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बोला मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ। बहुत ध्यान से समझना बेटा, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, राइट का मतलब होता है दायां। अब ये तो आप लिख ही लोगे, लेफ्ट से राइट। केमिस्ट्री में जब हम लेफ्ट राइट करते हैं तो ऐसे मानते हैं, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है। केमिस्ट्री ऐसे मानती है, समझ रहे हो? जबकि बायोलॉजी में उसका उल्टा होता है। ठीक है, बायोलॉजी में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप का मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर शिखर पे, और बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। तो इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ, टॉप टू बॉटम आओ। मैंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर रखा है। नहीं समझे? चलो सुनो, इन्होंने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। यानी यहां थोड़ा एटॉमिक मास, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ऊपर से नीचे आओ, यानी कि ऊपर जो होंगे वो सबसे कम एटॉमिक मास वाले होंगे, नीचे होंगे वो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाले होंगे। तो इन्होंने क्या कहा, लेफ्ट से राइट या फिर टॉप टू बॉटम आओ। हमेशा और हमेशा जो एटॉमिक मास होगा ना, वो आपको कौन से ऑर्डर में मिलेगा? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। अरे समझ में आई मेरी बात? जो परमाणु द्रव्यमान है वो अपने बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। तो लिख दो कि इनकी पीरियोडिक टेबल में परमाणु द्रव्यमान कौन से क्रम में? बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें जो एलिमेंट्स सजाए थे, उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, उनको किसके आधार पे रखा था? तो आप क्या करके आओगे, उनको एटॉमिक मास के आधार पे रखा था। एटॉमिक नंबर मत कर देना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे रखा था, है ना? आई बात समझ में?
यस और नो? इनकी पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे बनी है? एलिमेंट्स को किसके आधार पे अरेंज किया है? उनके एटॉमिक मास के आधार पे, उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और क्या कहा मैंने? इस तरीके से एटम्स को, इस तरीके से एलिमेंट्स को, तत्वों को सजाया है कि आप लेफ्ट से राइट जाओ, टॉप से बॉटम आओ, हमेशा आपको एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो एटॉमिक मास को पकड़ के रखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर शब्द को पकड़ के रखना है। अब आइए नेक्स्ट अगले पॉइंट। इन्होंने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, ये खड़ी लाइन है। ये कैसी लाइन है? ये खड़ी हुई है, ये पड़ी हुई लाइन है। ये जो खड़ी लाइन है इनको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन। और इन लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलेंगे ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रुप बोलेंगे, समूह बोलेंगे। समझना ध्यान से, ठीक है? ये जो खड़ी लाइन थी ना, इनको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल बोल। ये जो वर्टिकल लाइन है, इनको आप ग्रुप बोलोगे मेरी पीरियोडिक टेबल में। और जो ये पड़ी हुई लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैसी? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, पड़ी हुई लाइन है, इनको आप क्या बोलोगे बेटा? इनको आप पीरियड बोलोगे, इनको आप आवर्त बोलोगे। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले ने इसी साल पूछा, अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है? पूछा कि जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें वर्टिकल लाइन को क्या नाम दिया था? ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम दिया था? ग्रुप बोला था बच्चों। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो पड़ी हुई लाइन थी, उसको क्या नाम दिया था? उसको पीरियड नाम दिया था, उसको आवर्त नाम दिया था। चलिए आपको दिखाते हैं, आप मुझे काउंट करके बताना कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे, आप मुझे बताइएगा, ठीक है? सुनिए, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? मुझे फटाक से बता दो आप। ये क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या बोला था? ग्रुप। अब आपको ग्रुप काउंट करने हैं, ठीक है? आप काउंट करिएगा बेटा। ये वाला पिंक कलर जहां जहां है ना, उसको अवॉइड करना है अभी। आप मान लो इस टेबल में अगला ही लगा देती हूँ ना आपको, ये, ठीक है? ये जो खाली जगह पड़ी है ना, इन्होंने रखी थी जानबूझ के। बताइए आपको आगे क्यों रखी थी? पिंक वाले को मैंने अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला कि वो एलिमेंट्स पिंक वाले बाद में ऐड किए गए, इनके टाइम पे नहीं किए गए थे। अब आप देखो, ठीक है? सुनिए, पहला इसको क्या बोलेंगे? खड़ी लाइन को, हॉरिजॉन्टल, आपको वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो बताओ कितने ग्रुप हैं, कितने समूह हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये एक है इतना, तो कितना हो गया? 8। तो बताओ जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कितने ग्रुप हैं? 8 हैं। ये तीनों एक में काउंट होते हैं, इसको अलग नहीं करना है। 8 है बच्चों, 8। तो मैं लिख दूं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में समूहों की संख्या कितनी है? 8। 8 ग्रुप थे बच्चों। अब पीरियड काउंट करो। पीरियड कैसे काउंट करते हो? आवर्त कैसे काउंट करते हो? ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। दिख रहे हैं 7? अरे कैसे काउंट किए? एक आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। अब आपको मैम सातवां यहां से क्यों स्टार्ट है? भाई एलिमेंट तो है, चाहे यहां से ऐसे मान लो ये खाली है, ये लो, ये खाली है, ये लो, खाली जगह रखी थी उन्होंने जानबूझ के। 18 कहां से आगे? स्नेहा, स्नेहा हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। मैं अभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही हूं, आएंगे हम कल की क्लास में, ठीक है? बस यही आप एग्जाम में गलती करके आ जाते हो, फिर आके टीचर को ब्लेम करते हो। कितने पीरियड काउंट करो? 7। तो मैं लिख दूं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या कितनी थी? 7, और ग्रुप की संख्या कितनी थी? 8। कुछ किताब वाले 10 बोल देते हैं ग्रुप, वो 10 नहीं है, वो तीनों को एक साथ काउंट किया था उन्होंने। ये जो कुछ किताब वाले टाइप कर देते हैं ना बेटा, तुम लोग भी पढ़ लेते हो यहाँ वहां से कि ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया। 10 नहीं है बेटा, इन तीनों को एक साथ काउंट किया था, इसीलिए ऊपर साफ-साफ लिखा हुआ है 8। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो बताओ जरा, जब भी मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी मैं टॉप टू बॉटम शब्द बोलूंगी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए मैम किसकी बात कर रही है? ग्रुप की बात कर रही है। बार-बार नहीं बताऊंगी। जब भी मैं लेफ्ट से राइट बोलूंगी आपके दिमाग में तुरंत क्लियर होना चाहिए मैम किसकी बात कर रही है? मैम आवर्त की बात कर रही है, पीरियड की बात कर रही है। यस और नो? मैं बोलूं आगे की क्लासेस में कि मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रही हूं तो आपको समझना पड़ेगा मैम ग्रुप की बात कर रही है। मैं आगे बोलूं आगे की क्लासेस में लेफ्ट से राइट जा रही हूं तो आपको समझना पड़ेगा कि मैम किसकी बात कर रही है? मैम पीरियड की, आवर्त की बात कर रही है। ठीक है बच्चों? चले, अब ये तो समझ में आ गया मैम ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं। अब इनके अंदर रखा किसको? एलिमेंट्स को। और एलिमेंट्स को किसके आधार पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का। ठीक है ना? बात समझ में आई मेरी? अब मैम कैसे रखा? कुछ तो प्रिंसिपल दिया होगा, मेंडलीव जी ने कुछ तो सिद्धांत दिया होगा भैया। जैसे न्यूलैंड जी ने क्या दिया था? ऑक्टेव लॉ। डोबराइनर ने क्या दिया था? ट्रिक लॉ। तो ऐसे ही इन्होंने दिया था, मेंडलीव जी ने दिया था। आप बताओगे क्या मेंडलीव ने दिया था? पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने, मैंने पीछे मेंडलीव की स्पेलिंग में एरर कर दिया था ना, एमए लिख दिया था, एमए नहीं होता, एमई होता है बेटा, मेंडलीव। ठीक है? तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको बोलते थे लॉ ऑफ पीरियोडिक। क्या बोला था मेंडलीव के सिद्धांत को? लॉ ऑफ पीरियोडिक। बस इतना ही। और हिंदी में लिखोगे आवर्त नियम। क्या दिया था? आवर्त नियम दिया था। अब क्या कहता है ये लॉ ऑफ पीरियड? बस ये समझना है आपको। ठीक है? स्नेहा बेटा करवाएंगे, काहे को आप परेशान हो रहे हो? ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई? प्रीति गुप्ता आपका नाम ले लिया। तो मेंडलीव जी ने सिद्धांत कौन सा दिया था? अच्छा मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो फटाफट से। डोबेराइनर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन से ईयर में दिया था? फटाक से बताओ। न्यूलैंड जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन से ईयर में दिया था? मेंडलीव जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन से ईयर में दिया था? फटाक से मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर दो। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है। बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल, लेकिन उनको ये मतलब ये पता नहीं होता लॉ ऑफ पीरियोडिक है क्या, आवर्त नियम है क्या, ये मैं आपको कल बताऊंगी। अब मुझे आज की क्लास के डाउट पूछो फटाक से। डाउट पूछो आपको। अब सुन लो जरा, जो बच्चे बोल रहे हैं ना आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस बैच वाले कि मैं बोटनी की वीडियो क्यों नहीं डलवा, बोटनी की वीडियो क्यों डलवा दी? कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैं बोटनी जल्दी करवा दो, हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं लाइव भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अभी अगर किसी को जल्दबाजी में पढ़ना है बोटनी, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम थे ना अभी, तो वो कह रहे थे कि मैम हमें थोड़ा जल्दी करवा दो, तो कोई बात नहीं, सीएपी वाले बच्चों इन लोगों के लिए मैंने जल्दी करवा दी है। मैं लाइव भी पढ़ाऊंगी, तुम लोग घबराओ मत। ओके? ठीक है? शिवम कुमार, मैंने आपका ही तो क्वेश्चन का आंसर कराया भैया। अगर किसी को बोटनी की 6-7 वीडियो है, किसी को रिकॉर्ड फॉर्म में पढ़ना है रिकॉर्ड पढ़ लो, लाइव में पढ़ना है नेक्स्ट वीक में मैं रक्षाबंधन के बाद वापस लाइव पढ़ाऊंगी। तो क्यों लोग परेशान हो रहे हो? क्यों लोग परेशान हो रहे हो बेटा? ठीक है? अभी रक्षाबंधन मना ले बेटा, थोड़ा सा मुझे भी घर जाना है, समझ रहे हो ना आप? राखी है, कल क्लास होगी, कल की क्लास के बाद निकलूंगी मैं। उसके बाद बेटा मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी लाइव, तो चिंता मत करो। अब जो बच्चे रोज टेक्निकल टीम को फोन करके बोलते थे मैम बोटनी नहीं पढ़ाई, मैम बोटनी नहीं पढ़ाई, हमारा एग्जाम है, मैंने कहा ठीक है भैया डाल दो तुम 6-7 वीडियो, बाकी का बचा होगा। और जो बच्चे को जो चैप्टर वापस पढ़ना होगा आपसे पूछ के प्रॉपर लाइव पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है? इसलिए तुम लोग घबराओ मत, यहाँ फोन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। टेक्निकल टीम को मैं पढ़ाऊंगी। एक आरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस बैच नंबर 1 और एनटीपीसी 2025 का अगर कोई बच्चा है जिनका सिलेबस खत्म हो गया बायोलॉजी का, बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ा दिया, ह्यूमन आई चैप्टर बचा है, लेकिन बोटनी भी बचा था, तो मैंने बच्चों की डिमांड पे बोटनी की वीडियो डलवाई है, लेकिन मैं उसको लाइव भी पढ़ाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है? अब बार-बार कमेंट मत करना बस मेरी क्लास में। ठीक है? बार-बार कमेंट मत करना कि मैम कब पढ़ाओगे, मतलब क्यों डलवा दिया वीडियो, कुछ बच्चों की डिमांड पे डलवाई है।
कोई डाउट है आज की क्लास में? नहीं है तो चलिए फिर तो कल हम पढ़ेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है गुण, डीमेरिट्स का मतलब होता है अवगुण। बेटा इनकी पीरियोडिक टेबल में भी कमियां थी और वही कमियां एग्जामिनर पूछता है। इनकी पीरियोडिक टेबल के भी गुण थे, अच्छी बातें थी, वो भी एग्जामिनर पूछता है। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या गुण थे और क्या क्या अवगुण थे। उसके लिए हम कल मिलेंगे आपसे इसी टाइमिंग पे, ठीक है? राखी तो शनिवार की है बेटा, तो शनिवार को तो क्लासेस वैसे भी ऑफ रहती है। शनिवार सैटरडे सैटरडे संडे में तो क्लासेस वैसे ही ऑफ रहती है बेटा मेरी, तो राखी तो शनिवार की है ना, छुट्टी रहेगी शनिवार की।